नमस्कार। मैडम अलका लांबा जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन हैं और हिमाचल प्रदेश के यहाँ अभी मीडिया प्रभारी हैं, वो आज ऊना में आए हुए हैं। मैं यहाँ ऊना में पहुँचने पर सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूँ। आज वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सो मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आज का जो पीसी का कार्यक्रम है उसे शुरू किया जाए। मैडम अलका लांबा जी। धन्यवाद राणा जी। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का ऊना जिले में जो उपस्थित हैं उनका धन्यवाद करती हूं कि आप लोगों ने समय निकाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस प्रेस वार्ता में आप शामिल हुए। मैं हमारे साथ यहां से हमारे विधायक, सीनियर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ शामिल हुए हैं। ऊना में बैठी हूँ, हमीरपुर लोकसभा है। अगर मैं कहूँ इस जिले में 5 में से 2 विधायक कांग्रेस के और 3 विधायक भाजपा के हैं। सांसद भाजपा का है, सरकार भाजपा की हिमाचल में, केंद्र में सरकार भाजपा की। फिर भी क्या सुनने को मिलता है? 10 लाख बेरोजगार हिमाचल में है, 70,000 करोड़ के कर्ज में हिमाचल डूबा हुआ है। और जिस युवा को हमीरपुर ऊना के लोगों ने सांसद बनाकर लाखों के वेतन, बंगले, सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ दिया, उसी युवा सांसद ने बदले में ऊना हमीरपुर को क्या दिया? बेरोजगारी दी। अग्निपथ भर्ती जैसी ठेके की योजना थोपी, महंगाई दी। भारत तोड़ने वाले गोली मारो का हिंसक नारा देने वाले गोडसेवादी अनुराग ठाकुर जी टिप्पणी करते हैं श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर। किस मुंह से आप श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हैं? साफ दिखता है कि भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। आज यात्रा तमिलनाडु, केरला का सफर पूरा करके आज सुबह ही श्री राहुल गांधी जी कर्नाटका में प्रवेश किए हैं। भाजपा की सरकार है, मुद्दे उठाए जाएंगे। 20 दिन लगभग कर्नाटका में रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी, मुद्दा रहेगा महंगाई, मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, और भाजपा का बौखलाना स्वाभाविक है। हम भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, दोबारा दोहरा रही हूं, भारत को तोड़ने वाले, गोली मारो का हिंसक नारा देने वाले गोडसेवादी अनुराग ठाकुर जी अब ऊना में बैठकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही है। जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये हुआ है, आप इतिहास के आज तक के सबसे विफल खेल मंत्री साबित हुए हैं। कोई उपलब्धि आपकी एज अ खेल मंत्री नहीं रही होगी। बीसीसीआई में आप रहे, द रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पैसा, धन वो हटे, अमित शाह जी के बेटे जयशाह ने कब्जा कर लिया। और अनुराग ठाकुर जी, मैं नहीं कह रही हूं, सुनिए, कौन है कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी? क्या यह सच है या नहीं कि एक मंच पर महेंद्र सिंह ठाकुर जी, आप ही के मंत्री कैबिनेट, आपको यह दिखा रहे थे कि आप पूरी तरह फेल रहे। उन्होंने आपसे खेल स्टेडियम का प्रस्ताव मांगा। आपने 5 साल में या खेल मंत्री के तौर पर वहां के लोगों के साथ क्यों भेदभाव किया? आप दोनों की आपसी लड़ाई, महेंद्र सिंह ठाकुर वर्सेस अनुराग ठाकुर वर्सेस जयराम ठाकुर वर्सेस धूमल, इन सब का खामियाजा किसको उठाना पड़ रहा है? हमीरपुर लोकसभा की जनता को उठाना पड़ रहा है। रेलवे लाइन का जिक्र आया, अखबार की कटिंग बड़ी बड़ी करके लाई हूं। झुंझुना हर बार
झुंझुना हर बार हम आएंगे, हमें वोट दो, डबल इंजन की सरकार दो, हम ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन चलाएंगे। वो रेलवे लाइन कितने में चलेगी, कितना बजट मिला, हेडलाइन है 1000 रुपया। 1000 रुपये में बजट में मिलता है। ये मजाक मखौल नहीं है तो क्या है। अनुराग ठाकुर जी, कांग्रेस की चिंता छोड़िए, कांग्रेस के परिवार की चिंता छोड़िए, भारत जोड़ो यात्रा यात्रियों पर छोड़िए। आप इस बात का जवाब दीजिए, कब तक ठाकुर जी ठगेंगे जनता को। अनुराग ठाकुर जी, ये सच है आपने दिल्ली में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रेल मंत्री को करनी चाहिए थी, लेकिन रेल मंत्री जी का जगह अनुराग ठाकुर जी घोषणा करते हैं कि अब क्या होगा। रेलवे के बारे में आपको बता रही हूँ, आज ही पता लगा है प्लेटफॉर्म की टिकट जो कांग्रेस के समय पे 5 रुपए से अधिक नहीं होती थी, वो 10 रुपए थी, और अब 1 अक्टूबर से वो रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट 20 रुपए की जा रही है। आपदा में अफसर, लूट की छूट पूरी तरह से। और अब आता है कि रेलवे की सरकारी जमीनों को पूंजीपति मित्रों का निजीकरण के तहत दिया जाएगा। पहले लीज कितनी होती थी, अधिकतम कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल की लीज। उसको लीज को कितना बढ़ाया अनुराग ठाकुर जी घोषणा करते हुए, सोचा भी नहीं, क्योंकि पूंजीपति मित्रों को आपने देने, हवाई अड्डे देने हैं, रेलवे की जमीनें करोड़ों की कौड़ियों के दाम देनी है, तो अब लीज जो 5 साल कांग्रेस के समय थी उसे 35 साल कर दिया। लाइसेंस फीस, जो लाइसेंस फीस थी वो 6% थी, और अब कितना कर दिया। पूंजीपति मित्रों की चिंता हो रही है ना, फीस का बोझ ना हो, 1.5% कर दिया। उसके अलावा भूमि अधिग्रहण, जब आप कह रहे हैं रेल निकलेगी, विकास होगा, तो भूमि अधिग्रहण होगा। अब आप इससे बातचीत से करेंगे, लोकतंत्र से करेंगे, या तानाशाहियों से जमीनों को खींचेंगे। और जमीन का मुआवजा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, 4 गुना मुआवजा पूरे हिमाचल में। मैं अभी कुल्लू में भी थी, हर जगह से होकर आ रही हूं। किसी को भी अभी तक जिन जिन की जमीनें ली हैं या योजनाओं में प्रोजेक्ट के अधीन आ रही हैं, कोई संवाद नहीं है, सीधा तानाशाही है, और किसी को भी 4 गुना नहीं मिल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर उस किसान, हर उस परिवार या हर उस भूमालिक के साथ खड़ी है जिसका हक बनता है कि जो कानून, भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस लेकर आई थी, उसके तहत उसे 4 गुना मुआवजा जो है वो दिया जाए। आती हूँ सेना भर्ती पर, क्योंकि हमीरपुर की पवित्र धरती पर अनुराग ठाकुर जी ने सीना ठोक कर कहा, मोदी जी कह रहे हैं बचे हुए 1.5 साल, क्योंकि 24 में चुनाव है लोकसभा का देश का। मोदी जी कह रहे हैं अगले 1.5 साल में कितनी नौकरी, 10 लाख नौकरी देंगे। कितने साल में, 1.5 साल में। वायदा क्या था, हर साल 2 करोड़ नौकरी का। 8 साल पूरे, कितनी नौकरी आनी चाहिए थी देश में, 16 करोड़, 2 8 16 करोड़। उस 16 करोड़ में से हिमाचल में कितनी आई, अनुराग ठाकुर जी, नौकरी नहीं आई, रोजगार नहीं आया। गुजरात के मुद्रा पोर्ट, भुज पे जो मुद्रा पोर्ट है, पूंजीपति मित्र अडानी का है, वहां से नशा जरूर यहां तक पहुंच गया है। ये आपकी उपलब्धियों में है अनुराग ठाकुर जी। हम मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं, आप मुद्दों पर जवाब दीजिए। अलका लांबा पर्यटन के तौर पर आई है, घूमने आई है, तो दिल्ली से स्मृति ईरानी को आपने बुलाया। अभी कहने को तो महिला सम्मान था, तीसरी महिला मंच पे नहीं दिख रही थी। अभी लेखी जी को लेकर आप लोग घूम रहे हैं। दोनों नेत्रियों को महिलाओं ने सुना, महिला सम्मान के नाम पर महिलाओं को लाए, महिलाएं आई इस उम्मीद से कि शायद सुनने को मिलेगा कि उज्ज्वला योजना के 1,35,000 सिलेंडरों में से सब बंद हो गए हैं। महिलाओं ने सोचा शायद बोलेंगे कि आपके उज्ज्वला के बंद सिलेंडरों को, जो 11-1200 का सिलेंडर है, हम उसकी कीमत को आधी करेंगे, 500 लाएंगे, राहत देंगे। कोई घोषणा नहीं हुई। दोनों नेत्रियां दिल्ली से आती हैं, महिलाओं का दर्द बिल्कुल नहीं समझती, नहीं पूछती कि सब्सिडी आ रही है खातों में बहनों के या नहीं आ रही है। पूछा क्या, मैंने आपकी सब अखबारों में उनके बारे में देखा। ईरानी जी आई, लेखी जी आई, और अभी पता नहीं निर्मला सीतारमण जी भी आ जाएंगी, और अखबारों में दिख रहा है। लेकिन मैं पूरी अखबार का एक एक शब्द पढ़ गई, कहीं पर भी महंगाई का जिक्र नहीं, महंगाई का मां भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जो मोदी जी कहते थे महंगाई का मां। ये दोनों महिलाएं आई, महंगाई का मां नहीं बोला, उज्ज्वला के बंद सिलेंडरों पे बात नहीं की, सब्सिडी पे बात नहीं की, कीमतों पर कोई बात नहीं की, और खोखले
जुमलेबाजी जो सीख कर दिल्ली से आई थी वो की और चली गई। आज महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। हम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर इस सरकार को पूरी तरह से घेरेंगे। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अग्निपथ भर्ती योजना के ऊपर आ रही हूँ। हमीरपुर के मंच से कल बहुत बड़ी हमारी रैली हुई। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने वहाँ पर जिक्र किया कि किस तरीके से पुलिस भर्ती हो या किस तरीके से बीजेपी, इसका फुल फॉर्म क्या है, बेचते जाओ पेपर, बीजेपी बेचते जाओ पेपर, और भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ करते जाओ। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बेचे जा रहे हैं, भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इसको भी स्वीकार करने को सबसे भ्रष्ट, निकम्मी, दिल्ली के हाथों में कठपुतली जयराम ठाकुर सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती है। अभी तो ट्रेलर दिखाया था हमने, मंडी लोकसभा और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता ने इन्हें ट्रेलर दिखा दिया। पहली बार हुआ कि जिसकी सरकार हो उपचुनाव हार रही हो, और यहां पर हारी नहीं, बहुत बुरी तरह लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे में चारों उपचुनाव में भाजपा को सबक सिखाया। लेकिन भाजपा ने लगता है सबक नहीं लिया, और अभी तक ना हार से, और अभी तक महंगाई कहें, बेरोजगारी कहें, वो सब पर टोटल जो है इसी तरह अभी तक उनका जो घमंड है कि हम धन से, बल से, भाजपा के 2 भाई ईडी और सीबीआई के दम पर आप डराएंगे, आप धमकाएंगे, आप खरीद फरोख्त करेंगे, आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, आप विपक्ष को खत्म, चुप कराना चाहेंगे। लगा लीजिए जोर। मुकेश अग्निहोत्री जी जैसे मंत्री भी रहे, वरिष्ठ नेता हैं, जम के खड़े हुए हैं। जब तक एक भी ऐसा शख्स, मुकेश अग्निहोत्री जी कहूं या इसी हमीरपुर से हमारे सुखू जी भी आते हैं, जब तक ताकत बनकर इस कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हिमाचल की जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को किसी को भी दबाने नहीं देंगे और ना कोई दबा सकता है। अनुराग ठाकुर जी, आपकी उपलब्धि ये है कि हम शर्मसार हुए हैं कि आप ही की सरकार उत्तर प्रदेश में, और आप देश के खेल मंत्री, और वहां पर हमारी कबड्डी की खिलाड़ियों को भोजन कहां पेश सर्व किया गया, शौचालय के अंदर, और कहते हैं आप कार्रवाई कर रहे हो। ये नौबत आई ही क्यों सुविधाएं नहीं? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ बीसीसीआई, करोड़ों रुपया, कभी यूएई, कभी दुबई, कभी लंदन में मैच देखना, खेलना, खिलाना, वहां तक सीमित है। आप सरकार में हैं, आप मंत्री हैं, आप खेल मंत्री के तौर पर पूरी तरह फेल हुए हैं अपनी विफलताओं के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे, मुकेश जी को और विफलता बताती हूं। मंडी के आपके ऊना के अंदर ही पूरी तरह से अवैध रेत का कारोबार चल रहा है, अखबारों में छपा हुआ है। ईडी को अब सक्रिय किया गया है चुनावों के बीच में। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं, अनुराग ठाकुर जी, कि हमीरपुर लोकसभा के ऊना में ये रेत का अवैध करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगाने का काम आपकी नाक के नीचे चल रहा था? ना जयराम ठाकुर जी को दिखा अभी तक, ना आपको दिखा, ना आपके विधायक को दिखा, और अब चुनाव में ईडी को, मैं फिर आपसे कह रही हूं, निकलेगा कुछ भी नहीं, लिख कर ले लीजिएगा। ये जो करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं अवैध खनन रेत के माध्यम से, उनसे अपनी कमीशन ले ली जाएगी और मामला खत्म हो जाएगा। किस आधार पे कह रही हूं मैं ये इतनी बड़ी बात? पूछिएगा अनुराग ठाकुर जी, क्या यह सच है या नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर जब हमने सवाल पूछा कि मोदी सरकार के पिछले 8 साल में ईडी ने कितने मामले दर्ज किए, तो पता लगता है 5000 से ऊपर मामले मात्र ईडी ने इसी तरह के दर्ज किए। उसमें से 90% मामले राजनीतिक लोगों पर किए गए, और वो राजनीतिक लोग जब भाजपा में चले गए, मामले खत्म हो गए। और तो और जब हमने पूछा कि 5000 मामले 8 साल में सजा कितनों को मिली, दोषी कितने करार दिए गए, अंजाम तक कितने पहुंचे, न्याय कितनों के साथ हुआ जो चूना सरकार को लगाया गया खजाने को, पता लगता है 5000 में से मात्र 23,
मात्र 23 लोग ही दोषी करार दिए गए। तो बाकी क्या होता है? बाकी मात्र राजनीतिक दबाव, समझौतेबाजी, अपना हिस्सा, अपनी कमीशन। इसीलिए मैं कह रही हूं, आज आपसे ऊना पूछ रहा है कितनी कमीशन पे ये समझौता होने वाला है, जो आपका अवैध रेत का कारोबार आप ही की नाक के नीचे, आप ही की सरकार के होते यहां पर जो है वो चल रहा है। मैं फिर आपसे कहूंगी, मुद्दे बहुत हैं, हो सकता है आपके सवालों के जवाब में दें, लेकिन अनुराग ठाकुर जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमीरपुर की इस लोकसभा में बैठकर, जहां से सबसे ज्यादा सेना के जवान देश की सरहद पे जाते हैं, साफ करके जा रहे हैं, 2024 में हमें पूरा विश्वास है, देश में, भारत में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, पूरी कोशिश है हमारी, जनता चाहती है। आज रुपया देखिए कहां पहुंचा है, अर्थव्यवस्था देख लीजिए कहां है, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध की राजधानी ये कहें आपके ऊना में ही एक कार्यकर्ता को गोलियों से, मैं सही कह रही हूं मुकेश अग्निहोत्री जी, डर नहीं है अपराधियों के अंदर, पंजाब से लगा हुआ है। सबसे ज्यादा चिंता होती है क्योंकि वहां नक्सलवाद, गैंगस्टर वॉर हर तरीके का है, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था साफ दिखाती है कि ऊना जो है सुरक्षित नहीं है आपके अधीन, अपराध चरम पर है। अग्निपथ भर्ती योजना पे मैं दोबारा आ रही हूं। हम 2024 में सरकार में आते ही सबसे पहले ठेके की इस अग्निपथ भर्ती योजना को, जिसे हम ठेके की नौकरी, सरहद को कमजोर करना, सेनाओं को कमजोर करने के नजरिए से देखते हैं, इसे फाड़कर फेंकेंगे। हम क्या करेंगे? हम पुरानी भर्ती योजना सेना में जो चलती आई है उसे लागू करेंगे। हम 2.5 लाख खाली पद जो 2 साल से भरे नहीं गए, लगभग 2.5 लाख खाली पद सेना के हम भरेंगे। हम सेना को और ताकत देने के लिए अगर और पदों का 2.5 लाख पद हमें इजाफा करना पड़ा और लाने पड़े, हम लाएंगे। हम सेना में पूरी नौकरी के बाद जो उनकी रिटायरमेंट पे पूरी पेंशन का उनका हक है। शहीद को जो तिरंगे का सम्मान आपने खींच लिया इस अग्निपथ में, क्योंकि अब तो वो 17.5 साल का बच्चा, जिसको आप कह रहे हैं 17.5 साल का है, क्योंकि वो बालिग कब होता है 18 का, जब उसे आप कानूनी हक, अधिकार, लाइसेंस, वोट सब देते हैं, लेकिन आप 17.5 साल के 10वीं और 11वीं के बच्चों को दौड़ा रहे हैं। यहाँ पर भी दौड़े हमीरपुर लोकसभा में, बुला कर बच्चों को, युवाओं को दौड़ाया गया। और हुआ कितना? वैकेंसी निकलती है 45,000, देश भर में 45,000। एप्लीकेशन कितनी आई? 7 लाख। कंधा पीठ थपथपा रहे थे, देखिए कह रहे थे कि अग्निपथ भर्ती योजना को कोई पूछेगा नहीं। 45,000 पद थे, 7 लाख एप्लीकेशन आ गई। ये 7 लाख एप्लीकेशन आपको बेनकाब करने के लिए है। आप मानते नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी है, कि अगर 100 भी पद निकलता है तो 1 लाख युवा उस 100 पदों के लिए एप्लीकेशन देकर सड़कों पर आ जाता है। अनुराग ठाकुर जी जवाब दीजिए। हमीरपुर का युवा हिमाचल का पूछ रहा है कि जब 45,000 नौकरियां हैं, देश भर से 7 लाख से ऊपर एप्लीकेशन आ गई हैं, तो भी आप बच्चों को दौड़ा क्यों रहे हैं? और 1200-1500 बच्चे दौड़ते, 100 बच्चे कहते पास हो गए, 1200 बच्चों को आप हताश, निराशा से भर देते कि आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए, आप निकम्मे में हैं, आप नकारा हैं, आप अगले साल का इंतजार करिए। जबकि सच्चाई ये है कि आपके पास भर्ती के लिए पूरी वैकेंसी नहीं है। आप धोखा दे रहे हैं। आप 17.5 साल के युवा को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे, उन्हें लाइसेंस देंगे, उन्हें हमारे सरहदों की खुफिया जानकारी देंगे, और जब वो सेना का जवान तैयार होकर खड़ा होने वाला होगा, उसका 4 साल पूरे हो गए, अब आपने उसको बेरोजगार करके छोड़ दिया। अभी तो हमारी चिंता थी कि जब ये भर्ती योजना शुरू का घोषणा ही हुई थी तो पूरे देश, यूपी और बिहार को आपने जलते हुए देखा, क्योंकि वो युवा बेरोजगार, हताश, निराश था, इस विरोध में था अग्निपथ के, और उसने आगजनी की। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हम सब ने अपील की कि हम आपकी आवाज बनेंगे, हम इस भर्ती योजना के खिलाफ संसद में चर्चा मांगेंगे, आप शांत हो जाइए। और हमें इस बात पे गर्व है कि शांत हुआ युवा। लेकिन अब जब ये युवा आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग, लाइसेंस, खुफिया जानकारी के बाद बेरोजगार भटकेगा, और उसे नहीं मंजूर कि हम भाजपा के नोटबंदी में खुले 500 कार्यालयों के बाद चौकीदारी की नौकरी करें, और अगर भगवान न करे शहीद भी हो तो तिरंगा नसीब नहीं होगा, क्योंकि वो अब सरहद पे जवान नहीं है, वो अब भाजपा के कार्यालय के बाद एक चौकीदार की हैसियत रख रहा है, जो हमें मंजूर नहीं है, जो युवाओं को, हमीरपुर के युवाओं को मंजूर नहीं है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, आपको इस पर जवाब देना होगा। मुद्दों से मत भटकाएं।
मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा आपका भ्रष्टाचार है। और पूरी तरह से ठाकुर वर्सेस ठाकुर, पूरी भिड़ंत ने महेंद्र सिंह ठाकुर वर्सेस अनुराग ठाकुर वर्सेस जयराम ठाकुर, अपने पिताजी की टिकट के लिए दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ रही है अनुराग ठाकुर जी को कि पिताजी को किसी तरह टिकट मिल जाए। और जयराम ठाकुर जी सोच रहे हैं कि टिकट मिली, कहीं जीत गए तो मेरी कुर्सी ना मुख्यमंत्री की ले लें। जबकि सच्चाई ये है कि दोनों का इस बार हार निश्चित है। जनता मन बना चुकी है कि इस बार इन सबको एक हार जिसका गुस्सा लोगों में है, और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, मुझे पूरा विश्वास है, एक बार फिर से हिमाचल में बनने जा रही है। धन्यवाद। मुकेश जी, आप कुछ बोलेंगे? क्या सवाल? हाँ, नहीं, मुकेश जी अगर कुछ कहेंगे उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। एक तो हाल ही में एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि कांग्रेस के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट जो है भाजपा में चले गए, और भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत प्रचारित कर रही है कि 2 वर्किंग प्रेसिडेंट। भाई अपने गिरेबान में भी झांक के देख लो कि आपके 2 फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके। खीवीराम जी आपके राज्याध्यक्ष थे, वो कांग्रेस में शामिल हुए। सुरेश चंदेल जी आपके राज्याध्यक्ष थे, वो कांग्रेस में शामिल हुए। अरे हमारे तो वर्किंग गए, आपके तो फुल फ्लेज्ड आए हैं। तो जरा मूल्यांकन अपना कर लें। आपकी जो है, आपके 3 दफा के विधायक राकेश वर्मा जी की पत्नी जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गई है। तो इसलिए ये जो है, जो चला चली का मेला है, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जा रही है। कांग्रेस को सरकार बनानी है और हर हालत में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, चुनाव के मौके पे कई लोग आते हैं, कई जाते हैं, लेकिन जो चला गया उसे भूल जा। हमें आगे बढ़ना है। और मैं कहना चाहूँगा जो कांग्रेस छोड़ते हैं उनसे मेरा आग्रह है, वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता, शीर्ष नेता रहे हैं। ठीक है, अपने मफाद के लिए, अपनी सोच के लिए कौन कहाँ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जिसने 60 साल तक हिमाचल पे राज किया, 1962 में सांसद बने थे, और जब वो संसार से गए उसमें भी एमएलए थे। 13-14 चुनाव उन्होंने जीते, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे। उनका बहुत सम्मान है, उन्होंने आधुनिक हिमाचल की रचना की है। तो इसलिए ये 30-40 दिन का मेला है, इसमें कोई ऐसी बात ना कही जाए जो इस परंपरा के खिलाफ हो। हमें फक्र है कि हमने डॉक्टर वाई.एस. परमार हमारे नेता थे जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया। डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल ना बनता, और वीरभद्र सिंह ना होते तो ये मौजूदा तस्वीर जो है विकास की वो सामने ना होती। लेकिन एक बात बड़ी शर्मसार कर रही है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो है, या मुख्यमंत्री जी हमारे एमएलए को बुला के धमका रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के डायरेक्ट फोन जा रहे हैं हमारे विधायकों को कि मेरे घर पे आओ, मेरे आवास पे आओ, आपको कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होना है। हमारे विधायक लगातार मुझे बता रहे हैं
कि मुख्यमंत्री उन पे दबाव डाल रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। अरे भाई, आप उधार की बैसाखियों पे सरकार बनाना चाहते हैं, रिवाज बदलना चाहते हैं। रिवाज आपके अपने में दम तो है नहीं, इसलिए आप दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को बुला के आप किसी को ईडी की धमकी दे रहे हैं, किसी को सीबीआई की धमकी दे रहे हैं, किसी को इनकम टैक्स की धमकी देंगे। और आपका भंडाफोड़ जो है हमारे विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कर दिया कि आपने उनको बुलाया। मुख्यमंत्री बताएं कि क्या आपने अनिरुद्ध सिंह को बुलाया था अपने आवास पे? क्या आपने ये संदेश नहीं दिया कि अगर आप नहीं आओगे तो हम आपके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे? विक्रमादित्य सिंह ने भी यही बात, वो भी हमारे सम्माननीय विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा हो रहा है। अन्य विधायक भी हैं जिनका अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो हमें साफ तौर पे बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी का फोन आ रहे हैं। अगर 5 साल काम किया होता तो आज फोनों की जरूरत ना होती। तब तो आपका जो विकास का जो वो तो आंसर शीट आपकी ब्लैंक है, आपने कोई काम किया नहीं। अगर 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे जो अनाउंसमेंट हुई थी, अगर वो बनाए होते तो आज विधायक तोड़ने की जरूरत ना पड़ती, तो आज विधायकों की मंडी सजाने की जरूरत ना पड़ती। 4 लेन कहा था, 4 लेन बनाए होते तो शायद आज विधायकों को मंडी में बोलियां लगाने की जरूरत ना पड़ती। हवाई पट्टियां बनाने की बात कही थी, अगर बनाई होती तो आज ये जरूरत ना पड़ती। रेल लाइनों का जो अनाउंसमेंट किया था कि ऊना से हमीरपुर रेल लाइन बनेगी, अगर बनाई होती तो शायद ऐसी जरूरत ना पड़ती। और भी जितने काम हैं विकास से जुड़े हुए, अब अंतिम मौके पे जब बिल्कुल समय नजदीक आ गया, मुझे बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आजकल कैबिनेट की भी एक मर्यादा है, एक सीमाएं हैं, वहां भी अर्थव्यवस्था को देख के फैसले होते हैं। अर्थव्यवस्था का दिवालिया पिट गया है, मंत्री अफसरों को मारने को पड़ रहे हैं कि नोटिफिकेशन करो, कोई भी मामला है आप अधिसूचित करो। कहते हैं कि हम तो कैबिनेट में ला रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी के तो फोन पे आप कर देते थे। वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, वो जानते थे कि विकास कैसे करना है, किस तरह से करना है। लेकिन आप अंतिम मौके पे आज जितने भी घोषणाएं कर रहे हैं, वो सारी जो है अंतिम मौके की घोषणाएं हैं। आप बताओ, 60वां महीना चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है। और हमारे यहां पे साथी भी, मैं सुन रहा था एक दिन कि ड्रग पार्क बन गया। अरे ड्रग पार्क बना नहीं है, उसकी तो अभी डीपीआर भी नहीं बनी थी, उसका तो अभी पैसा भी सैंक्शन नहीं हुआ था, वो तो वैसे ही वीरान है जगह। 10 दिन रह गए, 10 दिन में जो है कागजों पे तो आप चाहे ताजमहल बना दो, यहां पे सुबह बना दो। ऐसे ही सिरमौर में हाटी समुदाय की बात करते हैं, ये मुद्दा वीरभद्र सिंह जी ने चलाया था, लेकिन क्या कभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये मसला उठाया? एक बात नहीं। क्या ये दिल्ली के संसद के दोनों सदनों में उसकी कोई अप्रूवल्स हुई? आनन फानन जाते समय जो है ऐसे ऐसे ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को आप इतनी बार ले आए,
आप पूरी तरह फेल हैं कि आप प्रधानमंत्री जी से कुछ भी नहीं ले सके, प्रधानमंत्री जी के आगे आप बात ही नहीं रख सके। वो लीडरशिप ही क्या है स्टेट की, जो कि सामने वाले के समक्ष बात ही ना रख सके। कहते हैं कि जी मुख्यमंत्री जी बड़े शालीन हैं, इसलिए जो है हिमाचल को कुछ नहीं मिल रहा है। आपने डबल इंजन का नारा दिया, आप दिल्ली से ना कोई इंडस्ट्रियल पैकेज ला सके, ना फाइनेंशियल पैकेज ला सके। 1.25 लाख करोड़ रुपए की आपने अनाउंसमेंट इंडस्ट्री की कर दी कि इतनी इंडस्ट्री आएगी। कौन सी इंडस्ट्री कर रखा है? IIIT आपकी उपलब्धि नहीं है। IIIT हरोली में भाजपा नेतृत्व स्थापित ही नहीं होने देना चाहता था। उन्होंने तो ऐलान कर रखा है। आपकी अखबारों की कटिंग्स हमने अभी तक संभाल के रखी हैं, जिसमें कहा था कि सरकार बदलेगी, हरोली से उठा के ले जाएंगे, फलां जगह बनेगा। लेकिन हमने जो काम किया पक्के पांव किया है, इसलिए वहां IIIT स्थापित हुई। इसलिए पूरे हिमाचल में अगर आप जयराम के नाम की कोई उपलब्धि बता दें, जयराम अपना हवाई अड्डा तो बना नहीं सके, हमारा क्या बनाएंगे? और हेलीपैड कितने बनाए? जयराम जी जो अपनी हवाई पट्टी नहीं बना सके, और वो कहते नहीं मुकेश को नहीं पता कि हवाई पट्टी कैसे बनती है। अरे भाई आपको पता थी तो आप बना दें। हवाई पट्टी बनाने में कहते सालों साल लगते हैं, लेकिन किसी को भी अपने 5 साल के समय में आधारशिला तो रख देते होंगे, आधारशिला तो रख देते होंगे। थोड़ी बहुत जमीन एक्विजिशन कर दी होती, सेंटर से कोई पैसा ले लिया होता। आपकी हवाई पट्टी बनी नहीं, कोई भुंतर की हवाई पट्टी आप एक्सपैंड नहीं कर सके, शिमला की नहीं कर सके, आप गंगल की नहीं कर सके, कोई काम ऐसा। और फिर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जयराम जी पे नाज है। तो इसलिए अब चुनाव आ रहा है, कोई घोषणाएं, हम फिर कहते हैं कि जयराम जी आपके जाने का समय आ गया है। आप ऊपर उड़ते रहे, आसमान में उड़ते रहे, नीचे नाटी डालते रहे। आपका हिमाचल प्रदेश में लीडरशिप देना बहुत घातक है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मुझे मौका मिलना चाहिए, तो ये जरूर किया जा सकता है जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं कि उनको आवास दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है। आपके शौक के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीद के आपको जो है पूर्व मुख्यमंत्री को दे दिया जाए। आप हिमाचल प्रदेश को छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के विकास को छोड़िए। आपने कुछ नहीं किया है। आपने इवेंट मैनेजमेंट किए हैं, और अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे सबसे ज्यादा पब्लिसिटी पे अगर खर्चा किया गया है तो जयराम ने किया है। जितना पब्लिसिटी पे खर्चा किया, आज देखो चप्पे चप्पे पे होर्डिंग लगे हैं, होर्डिंग प्रदेश बना दिया। और मेरा ये कहना है चुनाव आयोग से, जैसे ही ये कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होता है, 3 साल के जो अफसर हटाए जाने हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हटाया जाए, DPR को हटाया जाए। ये प्रदेश का पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। और ये श्वेत पत्र रखा जाए कि जयराम की पब्लिसिटी पे कितना पैसा खर्चा किया गया। एजेंसियां हायर कर दी हुई हैं 2-2 करोड़ रुपए की, जो मुख्यमंत्री के साथ चलेंगी। एजेंसियां हायर कर ली हैं। होर्डिंग एक दिन लगता है, दूसरे दिन गिरा हुआ होता है, उसकी जगह नए लग रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो है सैकड़ों लोग जो है नाजायज तौर पे पब्लिक रिलेशन में भर्ती करके लगाए हुए हैं, जिनका काम सिर्फ हमारे खिलाफ लिखना है, हमारे खिलाफ बोलना है, हमारे खिलाफ कमेंट लिखने के लिए पूरी फौज जो है वहां पे भर्ती की हुई है।
पब्लिसिटी पे, इवेंट मैनेजमेंट पे इतना खर्चा, अमृत महोत्सव के बहाने कितना खर्चा कर दिया गया। 75 की 75 रैलियों में चाहे मौसम खिली हुई धूप हो, लेकिन वाटरप्रूफ जो लगा हुआ है वो भी जो है चंडीगढ़ के लोगों को दिया हुआ काम, हिमाचली का उसको में किसी को काम नहीं दिया हुआ। भीड़ भी सरकारी और जो है खर्चा भी सरकारी। आंगनवाड़ी वहां जाएंगी, मनरेगा की लेबर की हाजिरी वही लगेगी, नहीं तो उनका जो है जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। आशा वर्कर वहां पहुंचेंगे, पटवारी सारे वहां पे होंगे, कानगो सारे वहां पे होंगे। जब किसी को, ये तो 10 दिन रह गए, जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी तो जयराम जी को समझ में आ जाएगा कि सरकार क्या होती है और काम क्या होता है, दोनों में। इसलिए जो इन्होंने एमएलएस का, हमारे एमएलएस को जो दबाव में डाला है, जो उनको डराया धमकाया है, मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान ले, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर इसका संज्ञान ले। हम गवर्नर को लिख के भी देने वाले हैं, हम विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख के देने वाले हैं कि ये जो है लोकतंत्र में बराबरी पे लड़ाई होती है जब चुनाव आ जाता है। उस अधिकार को जो है यहाँ पे बराबरी के अधिकार को चुनाव में जो है कायम किया जाए। अन्यथा अगर जयराम सोचते हैं कि डराने से, धमकाने से, प्रलोभन देने से कोई उनका भला होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी। ये जो चुनाव अभी आ चुके हैं, जो पार्टी हाइडिंग है, आधे से ज़्यादा सीटों पे 4-4, 5-5 लोग हैं, तो ये कब तक क्लियर हो जाएंगी? और जो अभी बात हुई, काफ़ी लीडर जो भाजपा में जो है, तो वो पलायन कैसे रुकेगा पार्टी का? नहीं, देखिए, टिकटार्थी उस पार्टी की तरफ बढ़ते हैं जो पावर में आ रही होती है। आप कहते हैं कि जी 1400 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो एक उम्मीद लोगों को कांग्रेस से है, तो इसलिए टिकटार्थी बड़े हैं। पैनल में लोगों के नाम थोक में आ रहे हैं, पॉजिटिव साइन है। ये तो पॉजिटिव साइन है कि ये बदलाव की तरफ है, वक्त है बदलाव का। सरकार बदलो, हालात बदलो, सारे पत्रकार उसमें शामिल हो जाओ। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि लोग जो जा रहे हैं, लोग सिर्फ वो जा रहे हैं जिनको लगता है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। पर हर्ष महाजन ने कहा है कि वो टिकट न कभी चुनाव लड़े, न लड़ने वाले थे, उनके लिए ऑफर हुआ था शिमला से भी, चंबा से। नहीं, देखिए, हम किसी इंडिविजुअल पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। टिकट देने का अधिकार जो है प्रदेश इलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी और हाई पावर्ड कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो सोनिया जी की अध्यक्षता में बैठती है, उस कमेटी को अधिकार है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टिकटों का डायलॉग चल रहा है और लगभग 50% सीटों पे सहमति कायम हो चुकी है। बाकी प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस में टिकटों को लेके कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। ना ही नेतृत्व में विवाद है, ना ही टिकटों पे विवाद है, ना ही जीत के सरकार बनाने पे विवाद है। हाँ, एक बात जो आप बार बार पूछते हैं या मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दूल्हा कौन होगा, तो जयराम जी को ये बता देते हैं कि दूल्हा कांग्रेस का ही होगा, किसी और का नहीं होगा। क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो ऐसी भी बात चली है कि श्री प्रतिभा सिंह को भी उतारा जा सकता है? कौन कैंडिडेट? ये तो वैसा ही क्वेश्चन है कि क्या जयराम जी की जगह अनुराग ठाकुर को उतारा जा सकता है? मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तरह से प्रतिभा सिंह जी की दावेदारी को खत्म कर दिया, क्या वो मुख्यमंत्री पद की अध्यक्ष है, वो हमारी सांसद है। प्रतिभा सिंह माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, सांसद है। बहुत बड़ी पॉलिटिकल लिगेसी उनके पीछे है। हमारी माननीय अध्यक्षा है, पार्टी के लिए कार्य कर रही है।
हमने आपको साफ तौर पे ये कह दिया है कि पार्टी का हमेशा उन्होंने हुक्म माना, और पिछले चुनाव में भी जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, पार्टी का हुक्म हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है, तो वो मंडी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को उनके घर में ध्वस्त किया। इसलिए जो है दावेदारी का सवाल नहीं है, हम सब लोग पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं, बहुत अच्छा। और जो भाजपा के दबाव से, भाजपा के प्रेशर के बावजूद अगर हम सीना तान के सब लोग खड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कर्मठता से, कितनी ईमानदारी से पार्टी का साथ दिया जा रहा है। अलका जी, एक सवाल आपसे। हाँ जी। आपने पहले कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं वो सत्ता के लालच या फिर भ्रष्टाचार के डर से वो जा रहे हैं, लेकिन मुकेश जी ये बात कहें तो एक जायज़ सा लगता है, लेकिन जब आप ये सवाल करते हैं तो एक सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आप स्वयं पार्टी बदल के आए हैं, मतलब आपने भी पार्टी। बहुत अच्छा। जवाब दूं, मैंने पार्टी नहीं बदली थी। मैं 20 साल 2 दशक तक 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, जिसको 30 साल होने वाले हैं। उसके बाद एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, एनएसयू की राष्ट्रीय सचिव तक मैं पद तक पहुंची, और उसके बाद रामलीला मैदान में मैं पहुंची थी। तब आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी, आम आदमी पार्टी 12 में बनी, और मैंने चुनाव कब लड़ा? 15 में लड़ा और जीती। लेकिन जब देखा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की मात्र एक बी टीम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। रामलीला मैदान एक छलावा था कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, शीला दीक्षित को बदनाम किया, मनमोहन सिंह को बदनाम किया। आज 8 साल से केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल है। एक मंत्री बता दीजिए शीला दीक्षित जी का जो जेल में हो, जो भ्रष्ट करार दिया गया हो, एक नाम नहीं है। और अब जहां जहां भाजपा को अपने खिलाफ वोट बांटना है, जो कांग्रेस की तरफ आ रहा है, तो भाजपा की बी टीम केजरीवाल सक्रिय हो जाते हैं। अब आपने सवाल पूछ दिया, वरना उस पार्टी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर हाँ, विधायक रही हूँ, बहुत करीब से केजरीवाल जी के साथ काम किया है। कौन थे यहाँ कर अभी तक उनके प्रभारी? बहुत लहर थी, करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर फूंक रहे थे। सत्येंद्र जैन कहाँ है? 3 महीने से ईडी ने जेल में डाला हुआ है। केजरीवाल भारत रत्न नहीं मांगते सत्येंद्र जैन के लिए, सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं करते हैं। क्यों? फिर दोबारा आए मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली में आबकार शराब नीति 1 के साथ 1 बोतल फ्री में पकड़े जाते हैं, सीबीआई रेड होती है, अपनी नीति वापस ले ली, नीति वापस हो गई, और शीला दीक्षित जी की नीति लागू कर दी आज फिर पुरानी नीति। फिर आते हैं भगवंत मान जी, पंजाब से जुड़ा हुआ है, 90 विधायक है, सबकी जिम्मेदारी लग दी, हम गुजरात संभालेंगे, वहां भाजपा को जिताएंगे, तुम हिमाचल करो। भगवंत मान जी के साथ क्या हुआ? पूरा पंजाब को शर्मसार किया उन्होंने। जर्मनी में एयरलाइंस पे उतार दिया जाता है उनको बीच में, उनको समझना चाहिए। और दिल्ली के हाथों में भगवंत मान एक कठपुतली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज कहाँ है? रात भर में अनुराग ठाकुर जी सबको ले जाकर नड्डा जी को जगाकर अध्यक्ष और सबको ज्वाइन करा के खत्म हो गया। तो ये है इनके बारे में बात मत करिए। मैं आज भाजपा में भी जा सकती थी, लेकिन 20 साल का संघर्ष, 25 साल का, 5 साल आम आदमी, भाजपा में नहीं गई। उस विचारधारा, उस कांग्रेस जिसमें राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, पिछले 3 साल से वापसी हो गई है और 0 से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर बिल्कुल था, लेकिन विचारधारा बिल्कुल समझौता नहीं करूंगी। इनकी नफरत की, बांटने की, धर्म और जातियों पर, उसको मंजूर नहीं करूंगी। उत्तराखंड की अंकिता के साथ क्या हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ भाजपा के विधायक ने क्या किया, और यहाँ की नेत्रियां खामोश रहती हैं, उस पर बात नहीं करूंगी। लड़ूंगी, संघर्ष करेंगे राहुल गांधी जी के साथ। जाते जाते, क्योंकि हमीरपुर लोकसभा बैठी हूँ, इसके बाद मैं कांगड़ा की तरफ बढ़ रही हूँ। लास्ट एक अनुराग ठाकुर जी के लिए सुझाव देकर जा रही हूँ। एक गांधी से वो सीखना नहीं चाहते हैं, उनके जैसी हिम्मत नहीं है। उस गांधी का नाम है राहुल गांधी, उस पर टिप्पणी सिर्फ करना चाहते हैं। तो अनुराग ठाकुर जी, आपका मीडिया है, आपकी लोकसभा में बैठी हूँ, आपके लिए सुझाव देके जा रही हूँ। एक गांधी नहीं तो दूसरा गांधी, जिसका नाम है वरुण गांधी। ये वरुण गांधी आप ही के भाजपा के सांसद हैं, इनसे थोड़ी हिम्मत सीख लीजिए। क्या बयान देते हैं वरुण गांधी जी, इतनी हिम्मत काश अनुराग ठाकुर जी आपने दिखा दी होती। मुफ्त की रेवड़ी पर रार वरुण गांधी बोले, केंद्र ने, मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने कारोबारियों के 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, देश बेरोजगारी में है, महंगाई में है,
भुखमरी में है, उज्ज्वला के सिलेंडर, घर ठंडे हैं, कितना माफ करते हैं? 10 लाख करोड़ सरकारी खजाने पर। पहला किसका है? गरीब का है, मजदूर का है, किसान का है। ये वरुण गांधी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? ये आरटीआई में भी खुलासा हुआ। आरटीआई तो ये बता रही है कि 11 लाख करोड़ माफ किए। अब जयराम ठाकुर, सॉरी, हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपको बोलकर जा रही हूं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमारी सरकार है। महंगाई और बेरोजगारी की देश पे जो मार है, गिरता रुपया अर्थव्यवस्था, उन पे भी मार है। हम उनके लिए नहीं मांगते हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी को कहिए कि अगर पूंजीपति मित्रों का, भगोड़े मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, तो जयराम ठाकुर जी, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। मोदी जी को कहिए 1 लाख करोड़ नहीं, उसमें से 50,000 करोड़ ही सही कम से कम दे दीजिए, ताकि हिमाचल का जो कर्जा है, जो सरकार कर्ज में डूबी है, वो कर्ज उतर जाए। हम आपके साथ हैं। कहिए मोदी जी को हिम्मत दिखाएं, क्योंकि ये जनता का पैसा। अगर पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर सकते हैं और वरुण गांधी हिम्मत दिखा सकते हैं भाजपा के सांसदों के, तो अनुराग ठाकुर आपकी क्या मजबूरी है? ये हमें आपका हमीरपुर पूछ रहा है। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है।